हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी आईक्यू ऑप्शनल चैनल्स। आप सभी का स्वागत है हमारे ऑप्शनल के एक्सक्लूसिव चैनल के ऊपर। आज के लेक्चर में आप एक इम्पॉर्टेंट, आप कह सकते हो, केस स्टडी और इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ लिविंग अरेंजमेंट को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसको हम नायर्स का तारावाद कहते हैं। ठीक है, मालबार कोस्ट के रीजन में आप जाओगे, खासकर स्पेसिफिकली केरला के अंदर में आप देखोगे तो नायर्स की पॉपुलेशन, नायर की कम्युनिटी आपको देखने को मिलेगी। अब इसकी स्पेलिंग थोड़ी अलग अलग जगहों पे, अलग अलग किताबों में कहीं पे NAYAR लिखी होती है, कहीं कहीं पे NAYYAR लिखी होती है। तो आपके ऊपर है, स्पेलिंग उतना ज़्यादा मायने नहीं रखती। यहाँ पर जो आइडिया है, जो कंसेप्ट है, उसके ऊपर आपको पकड़ बनानी होती है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। नायर को अगर आप देखोगे, नायर जो समाज है, नायर जो कम्युनिटी आपको देखने को मिलती है, इनके बीच में आज से कुछ शताब्दी पहले, है ना, आप स्पेसिफिकली अगर 18-19 सेंचुरी को वहाँ पर देखते हो तो एक ट्रेडिशनल टाइप ऑफ लिविंग अरेंजमेंट देखने को मिलता था, जिसको हम तारावाद कहते थे। तारावाद कहते हैं। अब तारावाद की भी स्पेलिंग कहीं कहीं पे अलग अलग जगहों पे अलग अलग होती है, कहीं कहीं पे तारावाद इस तरीके से भी ये लिखा होता है। तारावाद बेसिकली है क्या? तारावाद एक तरीके का आपको हाउस होल्ड देखने को मिल रहा है। कई किताबों में, कई लोग बोलने में, कई बार मैं भी बोलने में तारावाद को फैमिली के साथ एसोसिएट करते हो। तारावाद इज अ फैमिली, नहीं। तारावाद एक मेट्रीलिनियल हाउस होल्ड का अरेंजमेंट होता है। क्या है? एक मेट्रीलिनियल हाउस होल्ड का एग्जाम्पल के तौर पर आपको देखने को मिलता है। आई होप फैमिली और हाउस होल्ड में आप अंतर समझते हो, है ना। हमने अपने मेन चैनल के ऊपर भी हाल में एक वीडियो इसके ऊपर बनाया था, फैमिली वर्सेस हाउस होल्ड। फैमिली को जब आप देखते हो तो फैमिली के अंदर में कपल्स साथ में रह रहे हैं, दो अपोजिट सेक्स के लोग होते हैं और सेक्सुअली रिलेशनशिप में साथ में होते हैं, जिसको सोसाइटी जो है वो रिकॉग्नाइज करती है, एक्सेप्ट करती है। उनके कुछ बच्चे होते हैं, वो बच्चे अडॉप्टेड भी हो सकते हैं, खुद के भी हो सकते हैं, बायोलॉजिकली बर्थ हो सकता है उनका, और कॉमन रेसिडेंस है, यानी कि कोहैबिटेशन है। एक जो चीज़ काफ़ी दोनों के बीच में डिफरेंस को बनाती है वो है कि फैमिली के अंदर में जो लोग हैं वो आपस में रिश्तेदार होते हैं, किन्स होते हैं। ठीक है ना। कोई फाइनली रिलेटेड है, शादी से रिलेटेड है, जैसे हस्बैंड वाइफ, और कोई कंसेंग्विनियल यानी कि बर्थ से रिलेटेड आपको देखने को मिलता है, ब्लड से रिलेटेड देखने को मिलेगा, जैसे बच्चे होते हैं कई बार, है ना, माता पिता और उनके बच्चों के बीच का जो रिलेशन को आप देखोगे। तो फैमिली में यहाँ पर किन्स है, रिश्तेदार है। लेकिन हाउस होल्ड में ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर हमेशा रिश्तेदार हो। आप कभी तैयारी करने के लिए UPSC की दिल्ली में जाते हो, ORN करोल बाग जाते हो, है ना, तो वहाँ पर आप अपने रूममेट्स के साथ रूम को शेयर करोगे। अब वो एक हाउस होल्ड तो कहा जा सकता है, पर उसको आप फैमिली नहीं कह सकते हो। मेंबर्स वहाँ पर आपस में किन नहीं है। तो ऑल्दो आप एक ही छत के नीचे रह रहे हो सकता है आप खाना भी साथ ही में बना रहे हो, एक ही जगह पर आपका खाना बन रहा हो, यानी कि चूल्हा, कॉमन हर्थ, जो कि एक इंपॉर्टेंट फीचर होता है कई बार, वो भी आपको देखने को मिल रहा है। खा भी आप साथ ही में रहे हो, पर आप फैमिली नहीं वहाँ पर कहलोगे, बिकॉज यू आर नॉट किन अमंग योरसेल्फ। ठीक है ना। तो ये आपको एक डिफरेंस वहाँ पर देखने को मिलेगा फैमिली और हाउस होल्ड में। दैट इज़ वाई हम जो नायर का ये सिस्टम है, इसको नायर तारावाद को एक हाउस होल्ड कहते हैं। तो हाउस होल्ड आई होप आप समझ गए होंगे। मेट्रीलिनियल क्यों कहते हैं? देखिए, हर एक सोसाइटी में अलग अलग तरीके से डिसेंट को ट्रेस किया जाता है। ठीक है ना। जैसे हमारी जो जनरली सोसाइटी को आप देखते हो, मोस्ट ऑफ द कल्चर्स में, मोस्ट ऑफ द कम्युनिटीज़ में, हमारा समाज लार्जली कैसा है? पेट्रीलिनियल, पेट्रीआर्कल, पेट्री लोकल है। हर चीज़ के आगे पेट्री लगा है, बस अंत का वर्ड बदल रहा है, लीनियल, लोकल या आर्कल। जब शब्द आर्कल यूज होता है तो आर्कल का मतलब होता है अथॉरिटी। पेट्री आर्कल का मतलब हो गया फादर की या जो मेल है उसकी वहाँ पर आपको अथॉरिटी देखने को मिलेगी। ठीक है ना। तो जितने भी डिसीजन हो गए इंपॉर्टेंट, वो वहाँ पर मेल जो होगा वो ले रहा होगा, जो फादर होंगे वो ले रहे होंगे, जो कि हमारी सोसाइटी में ज़्यादातर होता है। ठीक है ना। हाँ, मॉडर्नाइजेशन और बाकी सारे चेंजेस ने थोड़ा सा चीज़ों को चेंज किया है। विमेन भी एजुकेटेड हैं, वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रही हैं। फैमिलीज जॉइंट से ज़्यादा न्यूक्लियर हो रही है, ट्रेडिशनल से ज़्यादा मॉडर्न फैमिलीज़ हैं। तो वहाँ पर एक इक्वल डिस्कशन कई बार हो सकता है चीज़ों पे, लेकिन फिर भी इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपको लार्जली हमारी सोसाइटी आज भी पेट्रीआर्कल देखने को मिलेगी। तो आर्कल आप समझ गए होंगे। लीनियल जब हम शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मतलब डिसेंट किस लाइन में ट्रेस हो रहा है, सरनेम आप किसका लोगे, है ना, वेल्थ किसकी लाइन में जारी होगी, प्रॉपर्टी किसकी लाइन में इनहेरिट हो रही होगी। तो अगर मेट्रीलिनियल है तो मदर टू डॉटर होगा, पर हमारी कैसी है, ज़्यादातर लोगों की पेट्रीलिनियल है, यानी कि फादर टू सन। हाँ, नायर्स को आप देखोगे तो नायर्स एक क्लासिकल एग्जांपल है मेट्रीलिनियल का। जब इनके बीच में ये तारावाद का ये सिस्टम आपको देखने को मिलता था, इनके बीच में मेट्रीलिनियल अरेंजमेंट को हम वहाँ पर ट्रेडिशनल भाषा में मरुमकत्यम कहते थे, मरुमकत्यम कहते थे। ठीक है। तो अभी कॉलोनियल रूल,
पोस्ट इंडिपेंडेंस चेंजेस, मॉडर्नाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की फोर्सेस, कई लेजिस्लेटिव चेंजेस ने अभी के नायर के समाज को टोटली बदल के रख दिया है। तो ट्रेडिशनल अरेंजमेंट की बात हो रही है, इसलिए मैं 2 बार दोहरा चुका हूँ, ठीक है ना। आज के समय में आप जाओगे तो ऐसी चीज़ आपको नहीं देखने को मिलेगी एग्जैक्टली जिस तरीके से हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो इनका ये अरेंजमेंट, ये जो हाउस होल्ड सिस्टम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंथ्रोपोलॉजिकली। वाई? बिकॉज जब हम फैमिली की डेफिनेशन को पढ़ते हैं या जब हम डिसेंट्स को पढ़ते हैं तो उसमें एक बिल्कुल ही अलग ये अरेंजमेंट आपको देखने को मिलता है। नायर का तारावाद, नायर तारावाद के अंदर में जो कहने को तो ये मेट्रीलिनियल सिस्टम है, लेकिन जो मेटरनल अंकल है, मामा, जिसको कर्नावर या कर्नावरन भी कहा जाता है, ठीक है ना। अलग अलग कई जगहों पे वैसे तो कर्नावर ही लिखा होता है ज़्यादातर में, कुछ जगहों पर कर्नावरन भी आपको टर्म देखने को मिलेगा। तो इसकी एक अहमियत होती है, मैटरनल अंकल मामा की एक भूमिका होती है। तो कहने को तो मेट्रीलिनियल अरेंजमेंट है, यानी कि मदर टू डॉटर जाना चाहिए जो इनहेरिटेंस है, बट इस तारावाद के मैनेजर के तौर पर आपको मामा वर्क करते हुए देखने को मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो जो रिसोर्सेज है, एक तरीके से उनकी कमान जो कि मेट्रीलिनियल सोसाइटी में फीमेल के हाथ में होनी चाहिए, वो है अभी भी, रेगुलेशन उसका अभी भी, मैनेजमेंट उसका अभी भी किसके हाथ में? मेल के हाथ में। तो थोड़ा सा पजलसम सिचुएशन को यहाँ पर ये क्रिएट करता है। और कई बार जो मेटरनल अंकल हैं ट्रेडिशनल सोसाइटी में, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने नेफ्यू नीजस की तरफ ज़्यादा होती थी कंपेयर टू देयर हिज ओन चिल्ड्रन। तो ये भी कई बार एक आप कह सकते हो असमंजस्य की परिस्थिति को वहाँ पर खड़ा करती थी, एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को वहाँ पर डेवलप करती थी कि भाई ट्रेडिशन हमसे कह रहा है, परंपरा ये कह रही है कि जो बहन के बच्चे हैं उनके तरफ मेरी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ स्पेशल रोल है, दायित्व है, लेकिन मेरा खुद का क्या, मतलब खुद का तो मन आपका अपने बच्चों की तरफ बायस होता है ना, जितना भी आपको नेफ्यू नीजस प्यारे हों आपके, ठीक है, खुद का जो खुद के बच्चे हैं उसके विशेष लगाव आपका रहता है। तो एक कॉन्फ्लिक्ट भी वहाँ पर देखने को मिलता है। पर सिर्फ यही चीज़ यूनिक नहीं है वहाँ पर, ये जो एक पजलसम सिचुएशन है, सिर्फ यही चीज़ अलग नहीं है। जब आप तारावाद के अंदर में भीतर झांक करके देखोगे तो जो फीमेल है, इनकी शादी भी ट्रेडिशनली जो होती थी, जिस तरीके से, बार बार कह रहा हूँ, जिस तरीके से होती थी, वो काफ़ी अपने आप में यूनिक थी। कैसे यूनिक थी? जब भी फीमेल अपने प्यूबर्टी की एज के पास पहुंचने वाली होती थी, या फिर जो ऑनसेट ऑफ मेनार्क होता था, आई होप यू आर अवेयर विद द टर्म मेनार्क, ठीक है ना। नहीं है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हैं तो भी बताइएगा, ये सब है। सो मेनार्क को जब आप देखोगे, प्यूबर्टी से थोड़ा सा पहले एक स्पेशल सेरेमनी, एक राइट यहाँ पर कंडक्ट कराए जाते थे, और एक मॉक या रिचुअलिस्टिक मैरिज को कंडक्ट किया जाता था, जिसको तालिकेतु कल्याणम बोलते थे। ये यूजुअली 4 से 5 दिन की सेरेमनी होती थी, मोस्टली 4 दिन की सेरेमनी होती थी, अलग अलग चीज़ें होती थी। और शादी के अंतर्गत यहाँ पर जो मेल फीमेल है, खासकर अभी मेल फीमेल के आप बॉयज़ एंड गर्ल्स बोलोगे, बॉय एंड गर्ल बोलोगे वहाँ पर, तो उनके बीच में फिजिकल या इंटीमेट रिलेशनशिप भी इस समय में हो सकते हैं, ठीक है ना। वैसे यंग एज है काफ़ी, फिर भी ये चीज़ देखने को कई बार मिलती थी। और चौथा दिन जो होता था, 4th डे, एक यूनिक सेरेमनी होती थी जिसमें जो ब्राइड थी, जो मॉक मैरिज के अंदर में, रिचुअल मैरिज के अंदर में जो लड़की थी, वो क्लोथ को टीयर करती थी, मेल का जो क्लोथ है उसको टीयर करती थी। ये सिंबॉलिकली होता था, एक संकेतात्मक तौर पे इसको किया जाता था, है ना, संकेत के तौर पे किया जाता था, जिससे मतलब क्या था जिसका, कि अब यहाँ पर ये जो रिलेशन है ये ख़त्म हो रहा है, टूट रहा है, और इसके बाद वो मेल अपने रास्ते, फीमेल अपने में, तारावाद में है ही है। और कभी भी कोई आपस में मिलना जुलना, कोई ज़रूरत नहीं है ऐसी, किसी की एक दूसरे के प्रति कोई लाइबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है। इसके बाद फीमेल बाद में जब एडल्टहुड की स्टेज पे पहुंचेगी तो और भी पार्टनर्स को एक्वायर कर सकती। हाँ, जब मेल की डेथ हो जाती है, अगर बात की स्टेज में, तो फीमेल कैन ऑप्ट टू चूज टू विजिट द विलेज और द फैमिली ऑफ द हस्बैंड, जिसके साथ उसकी बचपन में शादी हुई थी, अपने बच्चों के साथ बड़ी होके, अगर बाद में कभी डेथ होती है मेल की, तो जा सकती है, विजिट कर सकती है वहाँ पर, ठीक है ना। अदरवाइज कोई ऐसा कुछ खास कोई ऑब्लिगेशन या एक दूसरे के प्रति कोई जवाबदेही, दोनों की आंसरेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी नहीं होती थी। अब जब ये मॉक मैरिज हो गई, ये क्यों है? बेसिकली सिंपल सोसाइटीज़ या ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में फर्टिलिटी की वैल्यू बहुत होती थी। तो जहाँ पर इस तरीके का अरेंजमेंट नहीं भी होता, अभी भी कई सारी ट्राइब हैं, तो जो मेनार्क की एज होती है, जब प्यूबर्टी पे गर्ल पहुँच रही होती है, यानी कि जब फर्टाइल विंडो स्टार्ट होगा, आपको पता है फर्टिलिटी मेनार्क टू मेनोपॉज के बीच में ही काउंट की जाती है, यानी कि जब मेंस्ट्रुअल फ्लो स्टार्ट हो रहा है फीमेल के बीच में, जो एक ग्लोबल एक मीन एज मानी जाती है, वो लगभग 13 साल की है। ऑल्दो इसमें चेंजेस आए हैं, कई सोसाइटीज़, खासकर जो आप देख रहे हो जैसे जैसे अर्बनाइजेशन हुआ है,
इसमें रिडक्शन हुआ है 11.2, 11.5, 12 ईयर्स में भी मेनार्क आ रहा है। तो डिपेंड करता है, किसी में भी सेम पैटर्न नहीं फॉलो होता है। इवन मदर और डॉटर में भी सेम पैटर्न नहीं फॉलो होता है। 6 से 8 महीने का डिफरेंस होता है मेनार्क में। मदर की जो एज रही होगी, जो डॉटर की एज रही होगी, 6-8 महीने का अंतर हो सकता है। जो सिबलिंग्स होते हैं उनके बीच में भी, डायजाइगोटिक ट्विंस के बीच में भी सबसे कम अंतर जो देखने को मिलता है वो आइडेंटिकल ट्विन या जिनको आप मोनोजाइगोटिक ट्विंस कहते हो, उनके बीच में हमें सबसे कम डिफरेंस देखने को मिलता है। लगभग 2 महीने के आसपास का डिफरेंस होता है। अदरवाइज विद इन अ पॉपुलेशन आप 50 लोग को देखोगे तो हो सकता है 50 लोगों का जो मेनार्क का अराइवल का टाइम है वो बिल्कुल अलग होगा। तो इसके जो एक ग्लोबल मीन को ट्रेडिशनली माना गया था वो 13 था, ठीक है ना। और मेनोपॉज की जो मीन माना गया था एवरेज दुनिया भर में डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड या फिर डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में, वो 48 था। तो इसी के बीच का जो समय अवधि आपको देखने को मिलेगा ये फर्टिलिटी विंडो कहलाता है। इसमें ही अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तो बच्चे वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो दैट इज़ वाई सिंपल सोसाइटीज़ में जहाँ पर फर्टिलिटी की काफ़ी अहम भूमिका है, चिल्ड्रन आर सीन एज द ब्लेसिंग्स ऑफ द गॉड। कई बार जो इनफैक्ट ट्राइबल समाज में आप देखोगे जो हंटिंग गैदरिंग पेस्टोरिज्म के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं, यहाँ पर जितनी ज़्यादा संख्या होती है उतना आपको हेल्प करेगी, है ना। इनके बीच में ऐसा नहीं है कि बच्चे को आप 30 साल तक पढ़ाओगे, यूपीएससी की तैयारी कराओगे, पीएचडी कराओगे, नीट पढ़ेगा, वो जेई की तैयारी करेगा, फिर उसके बाद सेटल करने की कोशिश करेगा, फिर उसके बाद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू होगी। यहाँ पर बहुत अर्ली डेज से बच्चे का इंपॉर्टेंट रोल शुरू हो जाता है और हर एक मेंबर सोसाइटी में, फैमिली में एक हेल्पिंग हैंड के तौर पे देखा जाता है कि वो हेल्प करेगा फैमिली में। किसी ने छोटा है तो थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ छोटी मोटी चीज़ों में हेल्प करेगा, जैसे जैसे बड़ा हो गया, बड़ी होगी, वो इंपॉर्टेंट रोल को वहाँ पर हेल्प करेगा। और यही एक रीज़न है कि फर्टिलिटी को इतना यहाँ पर बढ़ा चढ़ा करके या फिर आप कहोगे इंपॉर्टेंट दर्जा दिया जाता है, ठीक है ना। जब ये वाला इवेंट हो गया तो लेटर एज में जब एडल्टहुड पे पहुँचती है वो फीमेल, तो शी कैन एक्वायर न्यूमरस मेल और पार्टनर्स। इनको हम संबंधन पार्टनर्स कहते हैं और इंग्लिश में इसके लिए टर्म विजिटिंग हस्बैंड यूज़ होता है। विजिटिंग हस्बैंड क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द मेल्स आप देखोगे यहाँ पर लड़ाई के लिए एज अ सर्विस ना, इनके मतलब आप देखो कोई जॉब के लिए, कोई धंधे के लिए, कोई बिजनेस के लिए जाता है तो यहाँ पर ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं लड़ने का, जो कई सारी लड़ाइयाँ होती हैं उसको ही लड़ते हैं। तो जब भी ये रिटर्न करते हैं, वापस आ रहे होते हैं, तो वापस आके ये फीमेल पार्टनर्स को एक्वायर कर सकते हैं। और एक कई सारे कॉलोनियल एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने इसको थोड़ा सा और बढ़ा चढ़ा करके भी दिखाया हुआ है कि जब मेल्स फीमेल क्वार्टर के आगे, उसके घर के या उसके क्वार्टर्स के बाहर एक तलवार और अगर चप्पल को वहाँ पर उतरा हुआ देखते तो समझते थे कि शी इज़ ऑलरेडी ऑक्यूपाइड, है ना। तो थोड़ा मतलब बढ़ा चढ़ा के मिर्च मसाला लगाने की कोशिश कॉलोनियल एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने भी की। अब इसमें कितनी सच्चाई है कि सही में ऐसा होता था बिल्कुल जब उन्होंने देखा था या नहीं होता था, ये तो वो जाने और उनकी इंटीग्रिटी जाने जब उन्होंने अपने वर्क को दिया, है ना। हम तो वो बता सकते हैं जो किताबों में उन्हें लिखा, अब जो ऑब्जर्वेशन उन स्कॉलर्स के आपको देखने को मिल रहे होते हैं। ऑल्दो ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़ कई बार इससे डिफ़र करती हैं, उसको कहती है कि नहीं ऐसा तो कभी भी नहीं होता था, बट ट्रेडिशनल सोसाइटी का तो हमेशा ऐसा होता है ना, कि जो भी चीज़ लिखी होती है किताबों में या जो भी चीज़ बात कही गई होती है उसको कहते हैं नहीं, अगर उनकी पसंद की नहीं हो तो कहेंगे नहीं। जैसे रामायण या फिर कोई ग्रंथ है, महाभारत है, या अगर कुरान के अंदर में या किसी भी टेक्स्ट के अंदर में कोई ऐसी बात लिखी हुई है जो उस धर्म के फॉलोअर को नहीं ठीक लगती है, तो वहाँ पर कई बार इंसान अपनी सहूलियत के हिसाब से हम लोग कह देते हैं, हमारी आदत होती है कि नहीं ये बाद का एडिशन है। अब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हम उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते, पर हमें ठीक नहीं लगी इसलिए हमने बोल दिया। हमारे पास उस बात का हो सकता है प्रमाणिक कोई एक रास्ता ना हो उसको प्रमाणित करने का, ठीक है ना, पर हम बोल देते हैं सहूलियत के हिसाब से। तो वैसे ही कई लोग इसको क्रिटिसाइज भी करते हैं जो लोकल्स हैं वहाँ पर कम्युनिटी में, बट जैसा किताबों में लिखा है वो चीज़ मेरा काम है कि आपके साथ मैं शेयर करूँ। सो इस तरीके से होता है और समय की भी बड़ी इंपॉर्टेंस होती थी। अगर सही समय पे आप पहुंचे तभी आप फीमेल पार्टनर को एक्वायर कर सकते हो, अदरवाइज आप बाहर रहो या फिर अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हो। और एक जो विमेन है वो एक से ज़्यादा कई सारे मेल पार्टनर्स को अपने जीवन में एज संबंधन पार्टनर्स या हस्बैंड वो ले सकती है ना। अब यहाँ पर जब बच्चे होते हैं तो कई बार पता नहीं होता है कि किसका बच्चा है, तो यहाँ पर बायोलॉजिकल फादरहुड से ज़्यादा इंपॉर्टेंस आ जाती है सोशल फादरहुड के कंसेप्ट में, कि उसकी जिम्मेदारी कौन देगा, कौन अपना सरनेम उसको दे कौन अपना बेसिकली उसको चाइल्ड कंसीडर करेगा, क्योंकि सरनेम की तो यहाँ पर बात नहीं है, यूजुअली सोसाइटी मेट्रिलिनियल देखने को आपको मिलती है, पर फिर भी फॉर अ चाइल्ड टू बी कंसीडर्ड लेजिटिमेट उसके पिता का वहाँ पर पता होना कि कौन है पिता या उसका नाम पता होना काफ़ी ज़रूरी रहता है। तो किसी भी एक उसके संबंधन पार्टनर को क्या करना होता है, वहाँ पर आके क्लेम करना होता है कि आई एम द फादर, आई एम टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ऐसा ही कहीं बाहर की सोसाइटीज़ में से टोडाज है ना नीलगिरी हिल्स में, जब आप अगर आप में से कोई साउथ में है या फिर आप गए हो कोयम्बटूर, आप अगर विजिट करो, कोयम्बटूर से लगभग
3 घंटे की दूरी कुन्नूर होके आप आगे बढ़ते हो, है ना, तो उड़ांग मंडलम ऊटी का नाम भी आप जानते हो कई बार, है ना, तो वहाँ पर टोडाज आपको देखने को मिलते हैं। टोडाज के बीच में आपको पॉलीगैमी में खासकर एक पॉलीएंड्री की व्यवस्था दिखाई देती है, जहाँ पर एक फीमेल के एक से ज़्यादा मेल होते हैं, मेल यानी कि हस्बैंड होते हैं। तो वहाँ पर भी कई बार ये बायोलॉजिकल फादर कौन है उसकी समस्या आती है। तो वहाँ पर भी एक सेरेमनी होती है जिसको हम बो एंड एरो सेरेमनी कहते हैं, जिसके अंतर्गत इस बात का निर्धारण होता है कि कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, कौन सोशल फादरहुड को वहाँ पर क्लेम करेगा। तो चाहे मेट्रिलिनियल सोसाइटी हो चाहे पेट्रिलिनियल हो, फादर का जो नेम होता है उसकी हमेशा इंपॉर्टेंस देखने को मिलती है। तो दिस इज ऑल्सो व्हाट मेक्स दिस सिस्टम वेरी यूनिक अमंग्स द नायर ऑफ द मालाबार कोस्ट। सो आई होप ये नायर की जो केस स्टडी है और कुछ इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट हमने कवर किए, इसमें आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी आएगा जानने में। भारत इतना ज़्यादा डाइवर्सिफाइड हमारा कल्चर, इतनी सोसाइटी है, और कई बार हम उसको सिर्फ किताबों में यूपीएससी की तैयारी करते हुए किताबों के पन्ने तक रहते हैं। असली डाइवर्सिटी तो हमें तब पता चलेगी जब हम अलग अलग कल्चर्स को, अलग अलग ग्रुप्स को भारत में पूरी आबादी का हिस्से में अगर आप देखो, तो अगर अभी सेंसस हो जाए, है ना, 2011 का सेंसस तो बहुत समय हो गया, लगभग 15 साल होने को है 2011 के सेंसस के जल्दी ही, तो उसके हिसाब से तो भारत की टोटल जनसंख्या में 8.6% ट्राइबल्स हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं इनफैक्ट। लेकिन अभी आगे वाला सेंसस जैसे ही आएगा, इट कैन बी सेड कि 100% लगभग कितने हैं, 9% भारत के अंदर में हिस्सेदारी है। और अगर हमारी पॉपुलेशन अगले सेंसस तक 150 करोड़ की होती है तो उसका 9% आप निकाल लो, है ना, कि लगभग 13-14 करोड़ के आसपास की जनसंख्या ट्राइबल्स की होगी, जो कि भारत में अगर आप मुस्लिम्स को छोड़ दो तो जितने भी माइनॉरिटीज़ हैं उनकी पॉपुलेशन से ज़्यादा है, उनसे ज़्यादा है। और इन हर ट्राइबल की अलग अलग लिंग्विस्टिक फैमिली है, जो आर्ट एंड कल्चर में भी आप पढ़ते हो। कोई ऑस्ट्रो एशियाटिक ग्रुप का है, कोई इंडो आर्यन ग्रुप का आपको देखने को मिलता है, कोई द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली का है, कोई साइनो तिब्बतन कम तिब्बतो बर्मन फैमिली के आपको देखने को मिलेंगे। इनके रिलीजियस बिलीफ भी अलग अलग हैं, इनकी प्रैक्टिसेस कस्टम्स भी अलग अलग हैं, जिससे जैसे कुछ अभी आपने पढ़े, मैरिज, फैमिली, हर एक व्यवस्था अलग है। तो इस डाइवर्सिटी को कई बार आप जान ही नहीं पाते हो, और नहीं जान पाते हो तो आप अपने देश को सही तरीके से नहीं जान पाते हो। तो एक एंथ्रोपोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको यूपीएससी में तो हेल्प कर ही रहा है, जीएस के ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट से ओवरलैप दिखाता है। इंटरनल सिक्योरिटी हो, चाहे आपका हिस्ट्री हो, चाहे साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, चाहे पॉलिटी हो, ठीक है ना, सोसाइटी हो, पर अपार्ट फ्रॉम दी ओवरलैप एक इंपॉर्टेंट इंसाइट देता है भारत के कल्चर के पर। तो अगर आपको भी ऐसी चीज़ अच्छी लगती हैं और एंथ्रोपोलॉजी में आप इंटरेस्टेड हो, यू कैन चूज टू ज्वाइन वन ऑफ आवर बैचेस। अभी जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ तो स्टडी आईक्यू के चैनल के ऊपर, मतलब स्टडी आईक्यू पे इन जनरल, नॉट चैनल, एक कार्निवल चल रहा है जो कि है विंटर कार्निवल। इस विंटर कार्निवल में स्टडी आईक्यू के सारे कोर्सेज काफ़ी रीजनेबल डिस्काउंट वहाँ पर दिया जा रहा है, बहुत सारा अच्छा डिस्काउंट दिया जा रहा है। यूजुअली जो कोर्स 16-18 हज़ार में बिना मेरा कोड लगाए आपको मिलता है, वो कोर्स अभी आपको 12,999 में मेरा कोड लगा करके मिल रहा है। कोड क्या है वहाँ पर, यूएस लाइव। स्टडी आईक्यू के हर एक कोर्स में आप यही कोड को इस्तेमाल करते हो, मैक्सिमम डिस्काउंट और मेरी पर्सनलाइज गाइडेंस के लिए। लाइव क्लासेस हैं यहाँ पर, 1.5 साल तक आपके पास रिकॉर्डिंग भी रहती है, यानी कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलते हैं। सारा का सारा कंटेंट, रेफरेंस मटेरियल, क्रक्स, क्लास पीपीटी जो कि समरी मटेरियल है, हैंड रिटन नोट जो आपके रिविजन मटेरियल है, और वैल्यू एडिशन मटेरियल जो आपका एनरिचमेंट मटेरियल है, ये पूरा आपको दिया जाता है। टेस्ट सीरीज़ यहाँ पर है, 2-4 नहीं, 8 सेक्शनल, 4 फुल लेंथ है, जिसके मॉडल आंसर्स भी मिलते हैं, और साथ ही साथ मैं एक एक क्वेश्चन का पर्सनली डिस्कशन भी करता हूँ। अपकमिंग जो हमारे बैचेस हैं 18 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं, 18 दिसंबर से। तो आप 13 के बाद अगर लेते हो कि जिस दिन स्टार्ट होगा उस दिन लेते हैं तो प्राइजेस इंक्रीज हो जाएंगे। तो इट इज़ ऑलवेज एडवाइस कि आप इस ड्यूरेशन में इसको एनरोल कर लो। एनरोलमेंट में कोई समस्या हो, ऑप्शन के सिलेक्शन में कोई समस्या हो, या किसी भी तरीके का ऑप्शन से रिलेटेड डाउट है आपका, तो ये मेरी आईडी है, इसके ऊपर आप मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम के ऊपर अपनी आईडी या पेरेंट की आईडी, किसी भी आईडी से आप कर सकते हो। इंस्टा नहीं चलाते हैं, कोई आईडी नहीं है, तो नीचे ईमेल आईडी भी है, उस पर भी कर सकते हो। नए बच्चे हमेशा यूएस लाइव कोड लगाएंगे स्टडी आईक्यू के हर एक कोर्स पे, पर जो बच्चे पहले से स्टडी आईक्यू में एनरोल्ड हैं वो मुझसे एक्स्ट्रा डिस्काउंट कोड को ले सकते हैं। उसके लिए आपको मुझे मेरी आईडीज़ पे मैसेज करना होगा, अपना नाम और अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पिछले 10-11 साल के एक साथ इकट्ठे पूरी उसकी बुक को प्राप्त करने के लिए, मैनुअल को प्राप्त करने के लिए, और कई सारे इंपॉर्टेंट जो पीडीएफ्स हैं उसको हासिल करने के लिए ये टेलीग्राम का चैनल है, इसके ऊपर भी आप हमसे जुड़ सकते हो। होपफुली आशा करते हैं कि आपसे आने वाले बैचेस में मिलेंगे। अदरवाइज़ ये ऑप्शन का चैनल है, इसको सब्सक्राइब करके रखिए, प्लेलिस्ट को भी, इस पर मिलते रहेंगे हर दूसरे तीसरे दिन। गुड बाय, टेक केयर, हैव अ वेरी नाइस डे।